Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Naren, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. अब जैसे आपको पता है कि अभी जो हमारी चल रही हैं, अभी हम आजकल जो बात कर रहे हैं, हम कोविड टाइम से जूझ रहे हैं। बहुत सारी बातें जो हो रही हैं आजकल जो बिल्कुल बर्निंग टॉपिक बना हुआ है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद दी पेंडेमिक। हम आज भी पेंडेमिक के टाइम में हैं। हम ये नहीं कह सकते अनफॉर्चुनेटली कि पेंडेमिक आके गुजर गया, लेकिन पेंडेमिक हर चीज़ का कहते हैं कि दो पहलू होते हैं ना, हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। हालांकि पेंडेमिक की अगर हम बात करते हैं कोविड का, तो उसके तो हम पॉजिटिव पहलू तो क्या ही बात करें, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि कई बार कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ये याद दिला देती हैं कि हम चीज़ों को कितना फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ये समझा देती है कि भाई जितना आसानी से हम लेके चल रहे थे, जितना हम मान के चल रहे थे कि चीज़ें वैसी होंगी जैसे हम सोचते हैं, वो वैसे नहीं होती। और आपको ये बता देती हैं कि भाई आपकी जो इंसान की जो जगह है वो कहाँ पर है। जब हम बात करते हैं द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, हम अपने आप को सोचते हैं कि हमसे ऊपर कोई नहीं आता, या हम इंसानों से ज़्यादा कुछ नहीं होता, या हम जब बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम भगवान की बनाई हुई, कहते हैं ना कि सबसे उत्कृष्ट कृति जो है वो मानव है। लेकिन हमें ये पता चल जाता है कि जब प्रकृति आती है, जब प्राकृतिक आपदा आती है, या कोई बीमारी आती है, या इस तरह का कोई जिसको आप कहते हैं कि महामारी आती है, तो उसमें हम कितने हेल्पलेस हो जाते हैं। सब कुछ इतना एडवांसमेंट होने के बाद, साइंटिफिक एडवांसमेंट होने के बाद, मेडिकल एडवांसमेंट होने के बाद, तो उसके का हमें एक जो बात जो हमें समझ में आई, जो हमें इस पेंडेमिक ने या कोविड ने सिखा दी, वो ये है कि हेल्थ केयर की इंपॉर्टेंस कितनी है। इससे पहले अगर आप बात कीजिए 2019 तक, कोई आदमी ये बात नहीं करता था कि हेल्थ केयर कितना इंपॉर्टेंट है ना। हम बात क्या करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे देश में क्या थे उस टाइम पे, देश में उसमें मुद्दे हुआ करते थे कि भाई एनआरसी का मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा था, अगर आपको याद हो तो, है ना, बहुत तूल पकड़ा हुआ था। या हम बात करते हैं पॉलिटिकल मुद्दे बहुत तूल पकड़े हुए थे, राम मंदिर का निर्माण कहाँ होगा, ये बात बहुत उस पर थी, या अलग अलग जिसको हम बोलते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल राजनीतिक मुद्दे बहुत ज़ोरों पे थे उस समय पे। लेकिन जैसे ही पेंडेमिक हिट हुआ, सारे मुद्दे जो हैं वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए, क्योंकि जब आदमी की जान पे बनाए ना, तो उसके ऊपर फिर आपकी राजनीति भी काम नहीं आती, उसके ऊपर कोई भी जो बड़े एजेंडाज हैं वो सब अपनी अहमियत खो देते हैं। तो आज जो हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो IGKO के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ टॉपिक्स जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो, IGKO से रिलेटेड हो, स्टैटिक जीके का हिस्सा हो। और आज बात करने वाले हैं हर लेवल पे, हम अगर इंसानी तौर पर भी बात करने वाले हैं तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड वी आर गोइंग to talk about the health care center, health care के टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। हेल्थ केयर के ऊपर हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। हम इसको करंट अफेयर से रिलेट करने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसी योजनाएं सरकार की आई हैं जो कि इसको फ्रंट लाइन में लाई हैं। जैसे कि हम बोलते हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स, वैसे ही फ्रंट लाइन में करंट अफेयर्स में या जीके में जो बात हम आज करने वाले हैं वो है हमारा जो फ्रंट लाइन टॉपिक है, दैट इज हेल्थ केयर। हम उसकी बात कर रहे हैं कि कैसे हम अफोर्डेबल बना सकते हैं, और सरकार अपनी तरफ से किस तरह की मुहिम में लगी हुई है, किस तरह की कोशिशें कर रही है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा होने वाला है हेल्थ केयर के ऊपर। और हम इस बारे में बात इसलिए कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि दिस इज द नीड ऑफ एन आवर। हर तौर पे अगर आप IGKO के एग्जाम की बात कर रहे हैं तो भी ये बहुत नीड ऑफ एन आवर है आपको पढ़ना, बिकॉज ऑब्वियसली आपको मालूम है जब पेंडेमिक से इतना ज़्यादा पूरी इकोनॉमी हिट है, तो आपको तो ये पता होगा कि जो भी एग्जामिनेशन होगा उसमें अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्पेशली जीके से रिलेटेड, तो जाहिर सी बात है कि उसका बैकड्रॉप जो होगा वो पेंडेमिक होने वाला है। ठीक है, करंट अफेयर्स आपका हिस्सा है ही। हेल्थ केयर की जब हम बात करते हैं तो एज वेरी वेल अवेयर सिटीजन्स हमको वैसे भी इस बारे में पता होना चाहिए कि सरकार कौन सी योजनाएं ला रही है। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये भी है कि जब बात करते हैं लाइफ स्किल की, तो ये उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको ये समझ में आए कि भाई इंसान को अपना फोकस बहुत सही रखना चाहिए, और जो चीज़ें अहमियत रखती हैं हमको अपना ध्यान वहाँ रखना चाहिए, वहीं केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, तो आप जिस एज में है ना, आपको ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद जो बड़े हैं उनको अब जाके समझ में आई है, लेकिन आपके साथ ये पेंडेमिक इतनी कम उम्र में जब आया है, आपकी बहुत फॉर्मेटिव ईयर्स हैं जब ये पेंडेमिक हिट हुआ है, तो आपके लिए आज ये चीज़ समझना बहुत आसान हो जाएगा कि ज़िंदगी में लॉन्ग रन में हम जितनी प्लानिंग कर लें, कुछ भी कर ले, लेकिन जब इमरजेंसी आती है, क्राइसिस सिचुएशन आती है, कंटिजेंसी आती है किसी भी तरह की, तो हमको किस तरह से उससे जूझना है या हमें उसका मुकाबला करना है। हम मैग्नेट ब्रेन्स में ये कोशिश करते हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाएं, पूरी क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाएं आप तक, और हर लेवल पे उसको कंप्लीट करें। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम में सिर्फ हमें उत्तीर्ण कराना है, राइट। वो तो बहुत सारे चैनल्स हैं जो कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम एजुकेशन पहुंचाएं, हम
लिटरेट आदमी में और एजुकेटेड आदमी में जो फ़र्क है, हम वो फ़र्क जो है वो समझाना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है हर लेवल पे, चाहे वो आप उसको फॉर्मल उसमें देखें या इनफॉर्मल उसमें देखें, चाहे आप उसको निजी ज़िंदगी में देखें, चाहे आप उसको प्रोफेशनल लाइफ में देखें, राइट। इसी वजह से यहाँ पे जो भी कोर्स मिलेगा, जो भी पढ़ाई होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, क्योंकि हमें मालूम है कि इतनी बहुमूल्य चीज़ है जो हम दे रहे हैं एजुकेशन, कि इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, इसको आका नहीं जा सकता पैसों में, ठीक है। तो आपको कोई भी पैकेज नहीं लेना, आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, आपको सिर्फ हमारे साथ रहना है और पढ़ना है। और आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आप समझ गए, ये आता है वैसे हमारी शॉर्टी नोट सीरीज़ के तहत हम इसको करने वाले हैं। जैसे आपको मालूम है कि हमारी बहुत सारी सीरीज़ चल रही हैं, रिकैप सीरीज़ हैं, शॉर्टी नोट सीरीज़ हैं, करंट अफेयर सीरीज़ हैं, उसी के अंतर्गत हम आज ये पढ़ने वाले हैं। बट हम इसमें पढ़ने वाले हैं एक अलग डायमेंशन से आज हम इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन माइंडसेट के साथ हम इसको पढ़ने वाले हैं। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू मेक हेल्थ केयर मोर अफोर्डेबल। हमें हेल्थ केयर कैसे अफोर्डेबल बनाना है, हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब बेसिकली एम क्या है इसका? एम ये है कि वाइडली प्रोवाइड मेडिसिन टू पीपल अक्रॉस द कंट्री टू मेक हेल्थ केयर मोर अफोर्डेबल। अब हुआ क्या है, एक इस तरह का आप देख सकते हैं, भारतीय जन औषधि परियोजना जो है वो प्रधानमंत्री ने शुरुआत की है उसकी, और आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में, ठीक है। आप जैसे डैशबोर्ड देख सकते हैं, शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री ने की है भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है। और इसमें इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, वो ये है कि इसको जेनरिक दवाइयाँ जो होती हैं, जेनरिक मेडिसिन जो होती हैं, इसको वाइडली एक्सेप्टेबल बनाया जा सके और इसकी जो मार्केट है उसको कैप्चर किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, और कंट्री को बेसिकली हेल्थ केयर जो है वो ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया जा सके हर वर्ग के लिए, ना सिर्फ अमीर वर्ग के लिए, अमीर तबके के लिए, बल्कि हर तबके के प्राणी के लिए, हर तबके के नागरिक के लिए हेल्थ केयर, कम से कम जो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो हम मुहैया करा सकें और उसको अफोर्डेबल बना सकें। ये बहुत बहुत अनिवार्य है। ये बिल्कुल जिसको मैं कह रही हूँ कि नीड ऑफ एन आवर है, ये आज की तारीख का सबसे बड़ा सच है कि आपका पैसा जो है, आपका पावर, आपका रिसोर्स, आपका रसूख किसी काम नहीं आता जब आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार होता है और उसको इलाज जो होने के बाद भी, पैसे होने के बाद भी, रिसोर्सेज होने के बाद भी आप उसको बचा नहीं पाते, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आप सोचिए कि कितना हम और आप जो कि एक अच्छे खासे तबके को बिलोंग करते हैं, अच्छे खासे तबके को शायद हम से आते हैं, तो हमारे पास पैसे होने के बाद अगर हमारे घर के किसी व्यक्ति का हम इलाज नहीं करा पाते या कराते हैं और उसको प्रॉपर इलाज मिलता भी है और उसके बाद भी कुछ उसके साथ ऐसा हो जाता है जो आप कहते हैं ना कि आप उसको बचा नहीं पाते, या आपके साथ कोई बड़ी वैसी घटना हो जाती है, तो कितना हमारा दिल दुखता है, कितनी हमको तकलीफ पहुंचती है, राइट। तो आप उन लोगों की दर्द और तकलीफ सोचिए जो कि इकोनॉमिकली बहुत ऊंचे तबके से नहीं आते, ये इकोनॉमिकली जिसको आप कहते हैं वीकर सेक्शन से आते हैं, और वो बेचारे अपने जो उनके परिजन हैं उनको अगर बेसिक वो जब हेल्थ केयर भी नहीं पहुंचा दे पाते, जो बेसिक हेल्थ केयर की फैसिलिटी नहीं दे पाते, वो उनको दवाइयाँ नहीं दे पाते, उनके जो टेस्ट होने हैं वो नहीं करा पाते, और उसके अभाव में अगर उनका कोई करीबी है वो नहीं रहता, तो वो तकलीफ आप सोचिए कितनी ज़्यादा होगी। तो आज जो प्रधानमंत्री का की जो योजना है बिल्कुल उसी के बारे में बात करती है कि हेल्थ केयर भारत में कैसे अफोर्डेबल बनाया जा सकता है सभी वर्गों के लिए, ठीक है। तो अपन बात करते हैं जन औषधि केंद्र की, जो कि हम बात करने वाले हैं मेडिकल आउटलेट की, जिसको किया गया है, कैसे ओपन किया गया है उसको, स्कीम को, जिसमें क्वालिटी मेडिसिन अवेलेबल कराई जाएगी अफोर्डेबल प्राइस पे, ठीक है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ये क्या किया जाएगा? जन औषधि हम समझते हैं, औषधि वी अंडरस्टैंड कि हम बात कर रहे हैं मेडिसिन की, जन हम जानते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक, राइट। तो जन औषधि केंद्र जो है, जन औषधि सेंटर्स मतलब है ना, पब्लिक मेडिसिन आप बोल सकते हैं एक तरह से, उसके सेंटर्स खोले गए हैं। अब इसमें क्या है, इसमें ये किया जाएगा कि जेनरिक दवाइयाँ जो हैं वो मुफ्त में दी जाएंगी या बहुत ही कम प्राइसिंग में दी जाएंगी, ठीक है, ताकि जितने भी जिसको आप बोलते हैं छोटे छोटे गांव हैं, ग्राम हैं, पंचायत हैं, वहाँ पे हर लेवल पे, ब्लॉक पे, डिस्ट्रिक्ट पे, शहरों पे, बड़े शहर, छोटे शहर, सब लेवल पे जो भी लोग हैं, जितने भी जिस भी वर्ग के हैं, उन तक कम से कम हेल्थ केयर की फैसिलिटी पहुँचे, ये सरकार कोशिश कर रही है, सुनिश्चित कर रही है। अब इसमें हम बात करते हैं जन औषधि सुगम की, ठीक है।
जन औषधि सुगम एक मोबाइल ऐप है, क्योंकि हर चीज़ हम बात कर रहे हैं जब हम ये जानते हैं कि एवरीथिंग इज़ ऑन दी ऐप टुडे। आजकल सब लोग जो है वो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं। तो मोबाइल ऐप पे एक उन्होंने ये सेंटर्स जो हैं इनके साथ साथ एक जन औषधि सुगम भी करके उनने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें आप ये जो जन औषधि केंद्र हैं ये कहाँ कहाँ पड़ते हैं, किस किस एरिया में हैं, आपके घर के आसपास कौन सा एरिया है वहाँ पे है, कौन सी जगह पे सबसे जो क्लोजेस्ट सेंटर है आपके घर के पास वो कहाँ पर है, ये आपको उसका लोकेशन जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, और अवेलेबिलिटी भी पता चल जाएगी कि वहाँ पे कौन कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और वो दवाइयाँ किस किस जो दाम में आपको मिल सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो ये सेंटर्स जो है पूरे देश में बनाए जाएंगे और ये प्रोवाइड करेंगे 75 किस्म की आयुष मेडिसिन ये देंगे। ठीक है, अभी आपको जैसे मालूम होगा कि जब कोविड की पहली लहर बहुत सर्च पे थी तो आपने देखा होगा कि जो आयुष ऐप आया था वो भी आया था, जिसके थ्रू आप काफ़ी सारी चीज़ें जो थे वो ट्रैक कर सकते थे कोविड की। उसके अलावा जो औषधियाँ हैं वो बांटी गई थी, घर घर जाके बांटी गई थी, है ना, मोहल्ले मोहल्ले में बांटी गई थी, बड़ी सोसाइटीज़ में, छोटे मोहल्लों में, सब जगह बांटी गई थी। वो जो पुड़िया जैसी थी, जो औषधि की जो पुड़िया थी वो सब जगह बांटी गई थी, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ थी, जिसको कहा जाता था कि आपको काढ़ा बना के पीना है। तो जिससे इसकी जो ओमिक्रॉन वगैरह है या बाकी जो चीज़ें हैं, जो ओमिक्रॉन से पहले भी जब हम बात कर लेते हैं, उससे पहले भी जो सबसे पहली जो लहर आई थी, उसके बाद जो दूसरी लहर आई, उस समय भी ये बांटी गई थी कि भाई लोग इसको कम से कम सेवन करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा तो कम से कम कोई नुकसान नहीं होगा, है ना, वो आपको याद होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि उसी के को आगे बढ़ाते हुए अब 75 आयुष मेडिसिन जो हैं वो सेंटर्स जो हैं वो खोले जाएंगे और उसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी 75 आयुष मेडिसिन। ठीक है, और इसमें आगे बात कर लेते हैं कि बेसिकली डिफरेंस क्या होता है जब हम बात करते हैं जेनरिक दवाइयों का और ब्रांडेड दवाइयों का। अब ब्रांडेड दवाइयाँ आज की डेट में जब हम बात करते हैं मेडिसिन के मार्केट का, इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा हेल्थ केयर का सेक्टर है, इतना बड़ा नेटवर्क है इसका कि कई बार बहुत दिक्कतें होती हैं। लोग ये समझ नहीं पाते कि एक मेडिसिन जो है अगर ब्रांडेड कीमत पे मिलती है तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है। एक दवाई वही कॉम्पोजिशन, वही सॉल्ट अगर सस्ती कीमत पे मिलते हैं तो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक मेंटल ब्लॉक भी है। तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि जेनरिक दवाइयाँ, आपने कई जगह बोर्ड पढ़े होंगे कि जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं या जेनरिक मेडिसिन की शॉप अलग ही होती है ना, वहाँ पे ऊपर लिखा भी रहता है जेनरिक मेडिसिन शॉप। तो हम ये समझते हैं कि जेनरिक मेडिसिन बेसिकली होती क्या है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जब हम बात करते हैं कंपनी जब डेवलप करती है न्यू ड्रग, ऑफन आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च it applies for a patent which prohibits anyone else from making the drug for fixed period। अब क्या होता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी बड़ा ब्रांड या कोई भी कंपनी क्यों ना हो, वो बहुत सालों की रिसर्च और बहुत सारे शोध और बहुत सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो देख के कोई मेडिसिन तैयार करती है। तो अब वो जो मेडिसिन तैयार करती है या वो ड्रग तैयार करती है तो एक टाइम लिमिट के लिए, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए उसको पेटेंट करा सकती है। पेटेंट और कॉपीराइट आपको मालूम होगा। पेटेंट मतलब अब उसको कोई और ब्रांड जो है वो बेच नहीं सकता एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, अब ये किस लिए किया जाता है, ताकि जो भी कॉस्ट, जो भी लागत उसकी रिसर्च में या उस दवाई को बनाने में या उस ड्रग को कंपोज करने में आई है, कम से कम वो जो वर्क है, वो जो लागत है वो रिकवर हो सके और कुछ मुनाफा उसके ऊपर कमाया जा सके। ठीक है, तो ये ब्रांड नेम जो होते हैं उसके ड्रग्स के, ये क्या करते हैं, ये ब्रांड नेम जो होते हैं उसमें ना सिर्फ वो प्राइस रिकवर करते हैं बल्कि उस पर प्राइसिंग और भी बाकी सारी चीज़ें बढ़ा देते हैं। टैक्सेबल भी होती हैं वो, तो ऑब्वियसली टैक्सेस भी लगा देते हैं, अपना मुनाफा भी कमाएगी। कोई भी कंपनी है, चाहे वो दवाई क्यों ना बना रही हो, राइट, कोई दवाई क्यों ना बना रही हो, तो भी कोई भी अगर कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका पहला जो पर्पस है या पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू मेक प्रॉफिट, राइट, टू मेक प्रॉफिट। तो अब वो क्या करते हैं, तो वो इस ड्रग्स को हायर साइड पे बेचते हैं। ठीक है, जितना पैसे में वो बनती है या वो कॉम्पोजिशन आता है उससे हायर साइड पे बेचते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनको प्राइस रिकवर भी करनी है, प्रॉफिट भी कमाना है और उन पे टैक्सेशंस भी हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एक बार जब ये पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक तो पेटेंट रहा, उन्होंने इसको हायर दाम पे बनाई, एक फिक्स कर दी उन्होंने प्राइसिंग उसकी, ठीक है, एमआरपी फिक्स कर दी। लेकिन एक बार जब ये पेटेंट खत्म हो गया तो बाकी मैन्युफैक्चरर्स डुप्लीकेट करते हैं और मार्केट करते हैं उस ड्रग को। ठीक है, जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी उसी कॉम्पोजिशन के ड्रग्स को बनाते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा कि कई बार डॉक्टर्स जो हैं वो कोई ड्रग लिखते हैं या कोई दवाई लिखते हैं और आप किसी उसके पास जाते हैं
केमिस्ट के पास आप बोलते हैं और वो कहता है कि भाई साहब ये वाला तो अभी नहीं है जो आपने लिखा है, लेकिन मैं इसी का आपको दूसरी कंपनी का दे देता हूँ, है ना, बिल्कुल वही चीज़ है, कॉम्पोजिशन वही है, सॉल्ट वगैरह वही है, बस ब्रांड नेम चेंज हो गया है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। तो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि बाद में जब एक बार पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो फिर बाकी कंपनीज भी जो है मार्केट में वो भी सेम कॉम्पोजिशन बनाने लगती हैं और उनको अपने जो उनका जो ब्रांड नेम है उसके साथ मैन्युफैक्चर करती हैं और उसको सेल करती हैं। डुप्लीकेट इज काइंड ऑफ अ वर्ड, आप कह सकते हैं कि उस पेटेंट को जो उसका कॉम्पोजिशन है उसको वो रेप्लिकेट करती हैं। डुप्लीकेट इज नॉट द रियल वर्ड, रेप्लिकेट करती हैं, ठीक है, और अपना वर्जन जो है मार्केट में ले आती हैं। अब since the manufacturers of these generic drugs do not involve a repeat of the extensive clinical trial to prove their safety and efficiency, it costs less to develop them. Generic drugs therefore become cheaper. अब क्या होता है कि अब इस पे जो पूरा प्रोसेस था, ठीक है, जो पहली जो ब्रांड थी जिसने इस पे पूरी मेहनत की, शोध किया, बहुत सारी रिसर्च टीम लगी होगी, बहुत सारे लोग लगे होंगे इसमें, तो अब ये जो प्रोसेस है इसमें जो पैसा लगा, जो लागत लगी, वो सब तो कम हो गई, है ना, वो तो अपन पूरी माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि बाकी जो मार्केट में जो बाकी दूसरी जो ब्रांड्स आए या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आई, उनको ये जो कॉस्ट है वो तो पूरी कट गई, ठीक है। तो अब उनको क्या हुआ कि उनको एक्सटेंसिव क्लिनिकल रिसर्च नहीं करनी पड़ी या क्लिनिकल कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने पड़े या सेफ्टी, एफिशिएंसी या कोई भी चीज़ उनको दोबारा टेस्टिंग नहीं करनी पड़ी, उनको मालूम था एज इट इज, उन्होंने उसको रेप्लिकेट कर दिया। तो अब क्या हुआ, उनको जेनरिक ड्रग्स जो हैं वो बन गए जेनरिक ड्रग्स और वो थोड़े से आ गए, प्राइसिंग जो है इसकी हो गई कम। अब क्या हुआ, पर कंपाउंड जो है जेनरिक वर्जन में हैव द सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एज द ब्रांड नेम, ठीक है, वर्जन देयर क्वालिटी इज एसेंशियली द सेम। तो अब ये क्या होता है कि क्योंकि सिर्फ ब्रांड का नाम हट गया है, ठीक है, आप ये कह लीजिए कि कॉम्पोजिशन जो है वो बिल्कुल सेम है, नाम जो है वो बिल्कुल जो स्ट्रक्चर्स हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्कुल सेम है, कॉम्पोजिशंस बिल्कुल सेम है, सॉल्ट जो है बिल्कुल सेम है, पर वो ब्रांड का नाम उसमें से हट गया है। अब ये वही फर्क आ गया कि आप जाइए और एक आप बिरयानी खाइए अपने किसी रोड साइड पे खड़े होके कहीं किसी होटल से, तो आपको मिलेगी वही बिरयानी, आपको 200 रुपये प्लेट मिलेगी, ठीक है, या 100 रुपये प्लेट मान लेते हैं अपन, चलिए किसी आसपास की रोड साइड उससे खा रहे हैं, और टेस्ट उसका बहुत बेहतरीन होगा। और वही बिरयानी आप खा लीजिए ताज में जाके, तो वही आपको मिलेगी कितनी, 1,500 रुपए की, राइट। तो फर्क क्या हुआ, ब्रांड नेम का, है ना। कॉम्पोजिशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। ऑब्वियसली खाने की जब आप बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है, हाइजीन लेवल का फर्क आ जाता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स का फर्क आ जाता है, लेकिन दवाइयों की जब हम बात करते हैं तो उसमें हाइजीन या क्वालिटी का फर्क नहीं आता, है ना। क्वालिटी तो ऑब्वियसली वो जो सॉल्ट है या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही है, हाइजीन ऑब्वियसली मेंटेन की जाएगी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिसिन। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है, पर आप इसका मतलब शायद समझ गए होंगे, राइट, कि ब्रांड का फर्क कहाँ से आता है। अब एक और बात कर लेते हैं, ब्रांड नेम जो है ये इंग्रेडिएंट जो है वो क्योर करता है पेशेंट को, ठीक है, और इनर्ट इंग्रेडिएंट जो होते हैं जो कि ड्रग में उसका कलर देते हैं या उसको शेप देते हैं या टेस्ट देते हैं, वो ब्रांड नेम पे, और ड्रग शेप और टेस्ट वेरी फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड, और उसमें ब्रांड्स टू, जिसमें हम बात करते हैं ना कि ये जो बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो पेशेंट को हील करने में काम करता है, वो बेसिकली दवाई है। बाकी इनर्ट जो फैक्टर्स आ जाते हैं या इनर्ट इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि दवाई का शेप किसी का कैप्सूल का शेप, किसी ने दवाई का शेप गोल कर दिया, किसी ने कैप्सूल के फॉर्म में कर दिया, राइट, तो वो चेंज हो सकता है, या किसी ये वाइट कलर की है ये रेड कलर की कर दी, ठीक है, ये फर्क हो सकता है। अब इसको ड्रग को जो शेप देता है, टेस्ट देता है, वो कर सकता है ब्रांड नेम और ब्रांड शेप या टेस्ट वेरी फ्रॉम ब्रांड नेम एंड ब्रांड टू द जेनरिक्स, ये फर्क आ सकता है, लेकिन बेसिक जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना वो सेम रहेगा। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो पैकिंग है उसका फर्क आ सकता है, लेकिन अंदर का जो माल है वो सेम है, ठीक है, जो बेसिक चीज है ना वो सेम है, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं अपन दूसरी चीज पे। अब प्राइजेस जो है बेसिकली जेनरिक मेडिसिन की वो चीपर होती हैं ब्रांडेड इक्विवेलेंट से, ये तो हम सब जानते हैं, है ना। जेनरिक में जब आप जाते हैं दवाइयाँ लेने, जेनरिक दवाइयाँ जहाँ लिखी होती हैं तो आपको मालूम है कि भाई यहाँ पे जो दवाइयाँ हैं उनके सस्ते वर्जन जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब जेनरिक ड्रग्स जो हैं उनके साथ क्या होता है, उनको एक कंप्लीट क्लिनिकल ट्रायल में नहीं जाना पड़ता, और उनको आप बात कर लेते हैं कि उनके बायो इक्विवेलेंस टेस्ट जो होते हैं उनके चीपर होते हैं, और उनके क्लिनिकल ट्रायल्स में उनको नहीं जाना पड़ता। इसी वजह से जाहिर सी बात है कि वो जो कॉस्टिंग है वो रिड्यूस हो जाती है। पहले सबसे बड़ा रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि गवर्नमेंट मूव अज्यूम
significance as medicine around 70 to 75% of the household out of pocket expenditure on health. अब ये जो कदम जो सरकार ने उठाया है कि वो जेनरिक दवाइयों को सस्ता करना चाहती है या जेनरिक दवाइयों का जो मार्केट है वो बढ़ाना चाहती है, वो क्यों बढ़ाना चाहती है? उसका रीज़न ये है कि भाई आम आदमी का, एक व्यक्ति का, स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं जैसे मैंने कहा कोविड के टाइम पे या पेंडेमिक के टाइम पे, तो किसी भी आम आदमी का, आम घर के किसी भी एक नॉर्मल सिटीजन का, एक नॉर्मल नागरिक की हम बात कर रहे हैं, आज की तारीख में 70 से 75%, 70 to 75% किसी भी घर का जो बजट है वो आज की डेट में हेल्थ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि जो प्राइसिंग है कम से कम वो अफोर्डेबल बनाई जाए, वो प्राइसिंग रेंज जो है कम से कम जो कम किया जा सकता है हेल्थ केयर में वो कम से कम नीचे लाई जाए। वो जो प्राइसिंग एग्जाम आप कह रहे हैं ना, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल विस्फोटक दामों पर चली गई है, कम से कम उसको कंट्रोल किया जाए। ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल करने का तो आपको मालूम ही है कि बहुत बड़ा जो सरकार है उसने नियम बनाए थे अभी कोविड के टाइम पे। अब वो फोकस कर रही है कि भाई जो नॉर्मल दवाइयाँ भी हैं उनको भी कम किया जाए। अब हम बात कर लेते हैं, द मूव विल रिजल्ट इन टू अफोर्डेबल एक्सेस टू क्वालिटी मेडिसिन विच इज अ पार्ट ऑफ फ्री यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, है ना। अब इस मूवमेंट से क्या होगा, ये जो सरकार ने जो मूवमेंट लॉन्च किया है इसके तहत कम से कम ये होगा कि हर वर्ग का आदमी बिना ये फिक्र किए कि भाई दवाइयाँ बहुत महंगी आएंगी, कम से कम इलाज कराएगा। आज की डेट में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि डिस्गाइज्ड फॉर्म में बीमारियां हो रही हैं और लोगों को ये पता ही नहीं होता। ये काफ़ी हद तक मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनको मालूम है कि उनको सिम्टम्स हैं, लक्षण है किसी बीमारी के, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से नहीं जाते, आप भी जानते होंगे ऐसे लोगों को, जो सिर्फ डॉक्टर को दिखाने इसलिए नहीं जाते कि भाई एक बार अगर आप ये डॉक्टर के और हॉस्पिटल्स के, अस्पतालों के झमेले में उलझे तो फिर वो इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ लिखेंगे कि बात बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, हाथ से निकल जाएगी, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो कम से कम ये जो चीज़ है ना ये कम हो, ये लोग कम से कम डॉक्टर्स के पास जाएं, एड्रेस करें, अपनी दवाइयाँ लें उनसे। कम से कम ये जो बीमारी बढ़ती जा रही है, एक चीज़ जो थोड़े से में ठीक हो सकती है उसको और बिगाड़ के लोग ना जाएं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिक हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ दी जाएं, बेसिक हेल्थ केयर के सेंटर खोले जाएं। इंडिया बीइंग अ वर्ल्ड लीडर्स इन जेनरिक्स, the dependency on imports of patent drug will reduce, improving a trade-off balance। अब बेसिकली क्या हो रहा है, पेटेंट ड्रग्स में जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगती हैं, जैसे मैंने कहा टैक्सेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ना, टैक्स की वजह से या इम्पोर्ट ड्यूटीज़ की वजह से भी बहुत वो बढ़ जाता है, प्राइसिंग बढ़ जाती है मेडिसिन की। तो क्योंकि इंडिया जो है काफ़ी उसमें जेनरिक दवाइयाँ जो हैं उसका उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो बाहर से जो ड्रग्स आते हैं, जो इम्पोर्ट किया करते हैं, जो बाहर से जो ब्रांडेड ड्रग्स इम्पोर्ट किए जाते हैं, जाते हैं, उन पे कम से कम जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो रिड्यूस होगी, वो कम की जाएगी और हमारा जो ट्रेड ऑफ बैलेंस है उसको कम से कम इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। ठीक है, और इसके साथ क्या होगा, दूसरी बात हमें अपना ही जो इंडिजिनस मार्केट है ड्रग का या मेडिसिन का, वो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो हम बढ़ा सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि वो जो लोकल मेड दवाइयाँ होंगी वो सस्ती होंगी, है ना, और उनको अगर हम आम आदमी तक या नागरिकों तक पहुंचाएंगे तो अपने लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी फायदा है और लोगों के लिए, नागरिकों के लिए तो फायदा है ही। अब इसी में हम पढ़ लेते हैं दूसरी न्यूज़। ठीक है, शॉर्टी नोट सीरीज़ में आज हम जब अफोर्डेबल हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं तो हमने दो न्यूज़ ली हैं जो कि करंट अफेयर्स का भी हिस्सा हैं। ठीक है, तो पहली न्यूज़ हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ रहे हैं दूसरी न्यूज़। दूसरी न्यूज़ जो है वो हम बात कर रहे हैं जैसे कि जन औषधि रथ की। ठीक है, जन औषधि रथ जो है बेसिकली वो क्या करने वाला है, वो ट्रैवल करेगा 7 डेज, 7 दिन ट्रैवल करेगा, कवरिंग 4 से 5 स्टेट या 4 से 5 राज्य स्टेट कवर करेगा और वैन्स एंड ई रिक्शा के द्वारा ट्रैवल करेगा दिल्ली में अप टू 7 मार्च इसको करना था। ठीक है, 7 मार्च तक ये ट्रैवल किया दिल्ली में टू रेज अवेयरनेस एट द ग्रास रूट लेवल, मतलब जो बिल्कुल आप बोलते हैं कि बिल्कुल ग्रास रूट, बिल्कुल नीचे लेवल पे, जिसको बोलते हैं बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, अबाउट बेनिफिट ऑफ परियोजना, किसके परियोजना का क्या फ़ायदा है, ये किसके बेनिफिट हैं, जिसको आप बोलते हैं ना बिल्कुल निम्न तबके की जो लोग हैं, या बिल्कुल आप जिसको बोलते हैं कि जो कि बिल्कुल पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है, जिसको आप बोलते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, जो कि एक इग्नोरेंस है जिनमें,
उनको ये बातें समझाई जाएंगी और उनको ये बताया जाएगा कि परियोजना एंड जन औषधि जेनरिक मेडिसिन के बारे में बताया जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि जेनरिक मेडिसिन क्या होती हैं और वो अफोर्डेबल प्राइजेस पे उपलब्ध हैं। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो हमने पढ़ा एक ऐप के बारे में जो कि प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है, एक हमने पढ़ा सेंटर्स के बारे में, और अब हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कि बेसिकली एक ड्राइव चलाया जाएगा जो कि स्टेट्स में होगा, इंटर स्टेट ड्राइव होगा, जिसमें ये बताया जाएगा, जो कि वैन्स और ई रिक्शा के द्वारा चलाया जाएगा, जिसमें अवेयरनेस कैंपेन जैसा जिसको बोलते हैं ना, अवेयरनेस ड्राइव है, जिसमें ग्रास रूट लेवल पे जो लोग रहते हैं उनको ये बात समझाई जाएगी, जो इग्नोरेंट हैं, जिनको पता नहीं है, उनको ये बात घूम घूम के जो वॉलंटियर्स हैं वो समझाएंगे, बताएंगे, उनको ये बात समझाई जाएगी कि आपके लिए हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो कौन कौन सी हैं, आपके जो जन औषधि सेंटर्स बने हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। ये उन पब्लिक की हम बात कर रहे हैं जो ऐप यूज़ नहीं कर पाएंगी, है ना, तो उनको ये समझाया जाएगा कि आपको जेनरिक मेडिसिन क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए, जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, वो आपकी पहुँच में कैसे है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनको समझाई जाएंगी। और ये कैसे की जाएंगी, 7 मार्च तक का ड्राइव था जो कि दिल्ली में भी किया जाएगा और 4-5 अलग अलग स्टेट्स में किया जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। भारतीय जो अभी हम बात कर रहे हैं भारतीय जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री के, वो इस तरह से खोले जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको क्या देखा जाएगा, जिसमें बात की जाएगी कि 600 अधिक उच्च दर्जाची औषधे, मतलब इसमें बेसिकली ये तो खैर महाराष्ट्री में लिखा हुआ है, मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि ये इसमें आपको मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। 600 अच्छी क्वालिटी के जेनरिक मेडिसिन जो है वो आपको इसमें उपलब्ध होंगी। 75 जो है वो तो आपको दी ही जाएंगी, ठीक है, उसकी तो बात अलग ही कर रहे हैं, उसके अलावा 600 की बात है। और 154 सर्जिकल जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी दिए जाएंगे। ये सर्जिकल जो भी चीज़ें हैं, जो सर्जिकल आप कह सकते हैं फैसिलिटीज़ हैं, वो भी प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, अब हम इसमें बात कर लेते हैं अबाउट जन औषधि योजना। ये हम इस पर अभी डिस्कशन कर चुके हैं, हम थोड़ा सा और इसमें समझने की बात करते हैं। रैशनल क्या है उसके पीछे, सोच क्या है उसके पीछे। वेल नोन फैक्ट है कि ब्रांडेड मेडिसिन जो है वो सिग्निफिकेंटली हायर प्राइसेस पे बिकती हैं इंडिया में, हम सब जानते हैं, हम सब खरीदते हैं, हम सब उनके कंज्यूमर्स हैं, तो ये बात तो हम जानते हैं। लेकिन given the widespread poverty across the country, making available reasonably priced quantity medicine in the market would benefit everyone, especially the poor and the disadvantaged। और poor और disadvantaged क्या, हम अपनी भी बात करें, हम किसी की भी बात करें, हम किसी भी वर्ग की बात करें, कोई चीज़ जो आपको 10 रुपये में मिल सकती है, अगर आप उस पर 40 रुपये खर्च कर रहे हैं, या आपको 10 रुपये में मिलने वाली चीज़ पे आप 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो वो इट इज़ नॉट अ वेरी वाइज थिंग टू डू, राइट। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे दिमाग में जो ब्लॉक है ये हम क्यों करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये हम बात उनकी बात नहीं कर सकते जो इग्नोरेंट हैं, हम आपकी अपनी बात भी करते हैं जो पढ़ा लिखा वर्ग है। हमें भी आज की डेट में ये लगता है कि अगर जेनरिक दवाइयाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं, आप माने या ना माने, आप अपने घर वालों से पूछिए, बड़ों से पूछिए, वो भी आपको बताएंगे कहीं ना कहीं ये मेंटल ब्लॉक है कि जेनरिक दवाई होगी तो हो सकता है यार पता नहीं उतनी क्वालिटी अच्छी होगी या नहीं होगी जितनी ब्रांडेड दवाई की है, या पता नहीं उतना असर करेगी या नहीं करेगी, उतनी इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। आप कोरा पे जाके देखिए, आपको कोरा पे बाकायदा इसके ऊपर आपको लोगों ने लिखा है और ये सवाल पूछे गए हैं कि विल जेनरिक मेडिसिन बी एज इफेक्टिव एज अ ब्रांडेड मेडिसिन, या फिर ये पूछा गया है कि क्या जेनरिक मेडिसिन भी उनकी क्वालिटी उतनी सही होती है जिस पे भरोसा किया जा सकता है, या फिर ये भी सवाल किए जाते हैं कि बेसिकली क्या जेनरिक मेडिसिन डुप्लीकेट मेडिसिन होती है। डुप्लीकेट मेडिसिन वो इस सेंस में होती है कि उसमें जो पेटेंट है, जो कंपनीज के, जैसे मैंने पहले समझाया आपको, जो ड्रग पेटेंट्स हैं वो जब हट जाते हैं तो बाकी मैन्युफैक्चरर्स भी उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, उसका मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और उनको क्योंकि वो जो पहला जो पहला मैन्युफैक्चरर था जिसने उसको पेटेंट कराया, उसकी जो लागत आई रिसर्च में और क्लिनिकल रिसर्च में और टीम पे और बाकी सारे जो खर्चे हुए वो नहीं देने पड़ रहे हैं, इस वजह से उसकी जो कीमत है वो कम हो जाती है ना, कॉस्टिंग रिड्यूस हो गई, जाहिर सी बात है। तो इस वजह से वही ड्रग, वही कंपोनेंट, वही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, वही चीज़ें सब कुछ आपको कम दामों में मिल रही हैं। तो उसका मतलब उसकी गुणवत्ता पे सवाल उठाना नहीं है, वो उतनी ही इफेक्टिव होगी, उतनी ही कारगर होगी किसी भी दवाई में, किसी भी बीमारी में जितनी कि ब्रांडेड मेडिसिन होंगी। लेकिन हमारे दिमाग में इस तरह का मेंटल ब्लॉक बना हुआ है कि कोई ब्रांडेड सामान है तो वो अच्छा है ना। और क्योंकि
भारत की जब हम बात करते हैं तो वी आर डेवलपिंग नेशन, स्पेशली जब हम कोविड स्ट्रकन है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारी जो आबादी है कम से कम उसमें अवेयरनेस तो हो। वो लेना चाहे नहीं लेना चाहे बात अलग है, लेकिन कम से कम ये जो एक बना हुआ है ना, एक धारणा जो बनी हुई है जिससे हम ग्रसित हैं कि भाई अगर ब्रांडेड है तो अच्छा है, नहीं है तो खराब है, कम से कम ये जो आप कहते हैं कि ये जो मिसकंसेप्शन है ये दूर करने का काम जो है अभी सरकार इस ड्राइव के थ्रू करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज देखते हैं हम। Under the Department of Pharmaceuticals Bureau of Pharma, PSU of India, BPPI, under the Ministry of Chemical and Fertilizers, vision क्या है? To bring down the healthcare budget of every citizen of India through providing quality generic medicine at the affordable rate. ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ बहुत बड़ा रोल जो प्ले करता है वो क्या करता है कि आपने देखा होगा एमआर, है ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। आपने देखा होगा आप किसी भी बड़े आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, आप किसी भी प्राइवेट बड़े डॉक्टर के पास चले जाइए, आप देखेंगे कि एमआर जो है वहाँ पे आपको अक्सर बैठे हुए दिखेंगे, है ना, आपको एमआर की हमेशा लाइन लगी हुई मिलेगी। तो बेसिकली एमआर करते क्या है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स करते क्या है? अब बड़े बड़े जब हम मार्केट में बात करते हैं ब्रांड्स की, तो आप नाम ले लीजिए, आप जैसे आप जो बड़े जो बिग प्लेयर्स हैं, अगर आप मेडिसिन की बात करते हैं तो कौन से हैं, जैसे सिप्ला हो गया, या ल्यूपन हो गया, रैनबैक्सी हो गया, XYZ, मैं एक नाम आपको बता रही हूँ XYZ। इसमें आपने देखे होंगे कि एमआर होते हैं। तो एमआर क्या करते हैं बेसिकली कि जो भी उनका ब्रांड है, जिस भी ब्रांड को वो प्रमोट करना चाहते हैं, जिस भी ब्रांड के लिए वो काम करते हैं, वो बड़े बड़े जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़ी जो मेडिकल शॉप्स हैं, वहाँ पे जाते हैं और उसको क्या करते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के थ्रू वो अपनी मेडिसिन या अपने ड्रग्स को प्रमोट करते हैं, राइट। वो उनको कुछ किसी भी तरह से इन कैश और इन काइंड जिस भी तरह से ऑब्लाइज करते हैं, एंड दे आस्क देम और दे यू नो आस्क देम फॉर अ फेवर कि आप हमारी जो ड्रग्स हैं या हमारी कंपनी द्वारा बनाया हुआ जो ड्रग है उसको प्रिस्क्राइब कीजिए, है ना। तो आपने अक्सर ये चीज़ देखी होगी, अक्सर ये होता है कि कोई डॉक्टर जब कोई दवाई लिखता है, चाहे भले वो गवर्नमेंट अस्पताल का डॉक्टर भी क्यों ना हो, अगर आप उसको प्राइवेट दिखाने चले जाइए तो चलिए गवर्नमेंट अस्पताल में है तो आपसे पैसे तो नहीं ले सकता वो, लेकिन आपको दवाई ऐसी लिख देगा कि वो आप कहीं ना कहीं से वो वसूल हो जाता है सब, है ना, कि आपको फीस नहीं लगी तो कहीं ना कहीं से लेकिन वो पैसे वसूल हो जाते हैं। तो होता क्या है कि आपने कोई डॉक्टर ने आपने ये देखा होगा कि अक्सर कोई डॉक्टर अगर कोई दवाई लिख रहा है ना, तो आपको उन्हीं की जो विसिनिटी है, उन्हीं का जो एरिया है 5, 6, 7, 8, वहीं पे जो दुकानें होंगी मेडिकल केमिस्ट की, वहीं पे वो दवाइयाँ अवेलेबल होंगी, कहीं और नहीं मिलेंगी, है ना। और ये होता भी है, अपन सोचते हैं ना कि हम भाई फलाना डॉक्टर को दिखाने गए हैं, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है तो एक काम करते हैं वहीं पर पड़ोस में जो दवाइयाँ हैं, दवाई की दुकान है, वहाँ से खरीद लेते हैं, क्योंकि पता नहीं कहीं और ये मिले नहीं मिले। तो ये जो सोच है ना हमारी कि कहीं और ये मिले या नहीं मिले, ये क्यों होता है आपने सोचा? ये इसलिए होता है क्योंकि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या एमआर जो होते हैं वो वही दवाइयाँ वो प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, जो वो एमआर उनको रेकमेंड करके जाते हैं, ठीक है। और वही दवाइयाँ जो हैं वो आसपास के जो केमिस्ट हैं वो रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो जो डॉक्टर साहब हैं वो यही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे। तो आप समझ रहे हैं ना वो नेटवर्क किस तरह से बना हुआ है। अब इसमें किसी की बुराई नहीं है, इसमें कोई ख़राबी भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली एवरीबडी इज़ डूइंग अ बिजनेस हियर। सब लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप ड्रग कंपनीज की बात कर लीजिए, मेडिकल कंपनी मेडिसिन कंपनीज की बात कर लीजिए, चाहे एमआर की बात कर लीजिए, है ना। एमआर बेसिकली हम उनका एक जस्ट अनदर नेम फॉर बेसिकली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, अगर जैसे होते हैं कंपनीज के जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं, वही काम वो मेडिकल की क्षेत्र में कर रहे हैं। तो आप उनको भी गलत नहीं कह सकते, ठीक है। उनको जो उनकी सैलरीज हैं, उनका जो कमीशन है, वो सब कुछ इस पर निर्भर करता है, ठीक है। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि आम आदमी जो है वो ये समझ के चलता है कि अगर डॉक्टर साहब ने मान लीजिए एक्स मेडिसिन लिखी है, ठीक है, और वो एक्स मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, और वो एक्स मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, उस पर्टिकुलर जैसे किसी ब्रांड का नाम लिख दिया आपने, डॉक्टर्स कोई कॉम्पोजिशन तो लिखते नहीं है, ब्रांड के नाम से ही मेडिसिन देते हैं, है ना। तो अब उन्होंने अगर ये लिखा और कहीं आप गए केमिस्ट के पास और उसने कहा भाई एक्स तो नहीं है, वाई अवेलेबल है मेडिसिन, ये नामों की बात हो रही है ना, कॉम्पोजिशन की बात नहीं हो रही है। चीज़ दोनों में सेम है, चीज़ दोनों में सेम है। आप मान लीजिए ए कॉम्पोजिशन दोनों का सेम है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक्स अवेलेबल नहीं है, वाई दे देते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है ना कि जब वो केमिस्ट आपको ये समझाता है कि भाई वो कॉम्पोजिशन सेम है, सिर्फ ब्रांड नेम अलग अलग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसकी जगह कई बार होता है कि आप ये ऑल्टरनेटिव खरीद लेते हैं, राइट। यही सेम चीज़ जेनरिक के साथ होती है। तो लेकिन जेनरिक के साथ हमारे दिमाग में क्या आता है, यहाँ पे क्योंकि बात ब्रांड्स की हो रही है तो हमें उसकी गुणवत्ता पे हम सवाल नहीं उठाते, ठीक है। लेकिन यही अगर वो कह दे कि ये जो है ये 100 रुपये की है, ये जो है ये भी 100 रुपये की है तकरीबन, और इसके अलावा अगर आप ये बात कर लेते हैं एक Z है, उसका भी कॉम्पोजिशन A है, लेकिन ये Z जो है ये जेनरिक है, ठीक है।
और इसकी प्राइसिंग जो है 10 रुपए है। तो ये जो है ना, इस पे सवाल, ये गलती किसी और की नहीं है, गलती आपकी और मेरी है कि 10 रुपए की अगर दवाई है तो उस पे सवाल सबसे पहले आप और मैं उठाएंगे कि अगर ये 100 रुपए की है और अगर इसमें ए है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, तो ये 10 रुपए की कैसे? उस टाइम पे हम दिमाग नहीं लगाते कि जेनरिक मेडिसिन है इसमें, बाकी क्यों ये सस्ती है, हम ये नहीं सोचते। हम सीधे सवाल काहे पे उठाते हैं कि शायद ये उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, या शायद ये उतना फायदा नहीं करेगी, या शायद ये दवाई खा के हम 2 दिन में ठीक हो जाएंगे और इसके लिए हमें हफ्ता भर लगेगा, या शायद हो सकता है इसमें जो क्वालिटी मटेरियल है वो इस्तेमाल नहीं किया गया होगा, या शायद इसके कोई साइड इफेक्ट होंगे। तो ये जो मेंटल ब्लॉक हमारा है ना, ये हमें ब्रेक करने की जरूरत है। ये काम हमारे लिए कोई और नहीं करेगा, ठीक है। ये जो एक जिसको कहते हैं ना, हमारा जो बना हुआ है ना एक ढर्रे पे जो हम चलते हैं कि हमें लगता है कि भाई कोई चीज़ ब्रांडेड है तो ही अच्छी है, महंगी है तो ही बेहतर है, सस्ती अगर कोई चीज़ मिल रही है तो मतलब अच्छी तो हो ही नहीं सकती, कोई ना कोई खराबी, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई बुराई तो ज़रूर होगी। तो ये जो माइंडसेट है इससे हमें निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसका मिशन जो है वो, इन जितनी योजनाओं की हमने बात की उसका मिशन भी कुछ इसी तरह का है। उसमें बात की जा रही है कि अवेयरनेस फैलाया जाए पब्लिक में, कम से कम पब्लिक को अवेयर कराया जाए कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये जो मेंटल ब्लॉक है ये हटा दिया जाए पूरी तरह से, ठीक है। और जेनरिक मेडिसिन की तरफ लोगों को जानकारी दी जाए कि बेसिकली जेनरिक मेडिसिन क्या होती है और क्यों सस्ती होती है, ये समझाया जाए। उनको ये समझाया जाए कि हर ज़्यादातर जितने भी ड्रग्स होते हैं उनकी जेनरिक मेडिसिन या उनका जो जेनरिक ऑल्टरनेटिव है वो अवेलेबल होता है मार्केट में। बहुत कम ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि पेटेंटेड होते हैं या इम्पोर्टेड ड्रग्स होते हैं जिनका लोकल जेनरिक वर्जन नहीं मिलता, बहुत कम, हैंडफुल ऑफ ड्रग्स होते हैं ऐसे, ठीक है। अदरवाइज उनके जेनरिक ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, सस्ते ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा जेनरिक मेडिसिन की जो उनकी जो पहुंच है वो बढ़ाई जाए किसके थ्रू, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के थ्रू। जैसे मैंने कहा कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स क्या करते हैं आजकल, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, आपने ये बात सुनी होगी, आई मीन नो ऑफेंस टू एनीबडी, आई मीन नो ऑफेंस टू एनी सेक्टर, मुझे मालूम है हेल्थ केयर सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर होता है, आपके घर का कोई बीमार हो तो डॉक्टर जो है बिल्कुल भगवान लगता है आपको, ठीक है। और ये होता भी है, बहुत बहुत नोबल प्रोफेशन है। लेकिन आज की डेट में कई जगह पे ऐसा हो रहा है कि हैंडफुल ऑफ डॉक्टर्स उसको बिल्कुल उन्होंने उसको प्रोफेशन बना दिया है या बिजनेस बना दिया है ना। और इसकी वजह से पूरी कम्युनिटी पे उंगली उठती है। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे उंगली नहीं उठा रही, बिल्कुल नहीं उठा रही। मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा शायद उसको उसकी अहमियत भी कोई नहीं समझता। इट इज़ सच अ नोबल प्रोफेशन। लेकिन होता है, जैसे हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं वैसे ही मेडिकल के क्षेत्र में भी अच्छे बुरे लोग हैं। और कई ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जिन्होंने बेसिकली उसको सिर्फ बिजनेस का रूप दे दिया है। तो ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के थ्रू भी अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि भाई वो भी जो है वो सस्ती दवाइयाँ या जेनरिक मेडिसिन या जो चीपर ऑल्टरनेटिव है मेडिकेशन का वो प्रिस्क्राइब करें लोगों को, ताकि कम से कम जो हेल्थ केयर का बजट है उनका वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ सके। स्पेशली जब अभी महामारी का टाइम है उस दौरान, क्योंकि कम से कम लोगों में इतनी ज़्यादा होड़ है, इतनी ज़्यादा लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं, पैसे नहीं हैं, तनख्वाहें कट के आ रही हैं। कई लोगों के यहाँ कोई काम कमाने वाला, खाने वाला जो लोग हैं 10 लोग हैं, कमाने वाला एक है। इस तरह की परिस्थितियों में कम से कम अभी हेल्थ केयर का बजट जो है सबके यहाँ का गड़बड़ाया हुआ है, डगमगाया हुआ है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। कुछ करते भी हैं, आई नो सम ऑफ दी डॉक्टर्स जो बिल्कुल अपनी तरफ से इलाज कराते हैं, अपनी तरफ से पैसे देते हैं, अपनी तरफ से दवाइयाँ देते हैं। स्पेशली कोविड के टाइम पे तो बहुत ऐसे डॉक्टर्स मैं पर्सनली जानती हूँ जिन्होंने बिल्कुल 24 घंटे तक, जिसको आप कहते हैं 24/7, उन्होंने अपना काम किया है, बहुत मुस्तैदी से काम किया है और अपनी जेब से उन्होंने लोगों का इलाज कराया है। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, आई एम टॉकिंग अबाउट दी हैंडफुल ऑफ पीपल जो कि उसको मिसयूज़ भी करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करते हैं क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम दैट हाई प्राइस इज नॉट टू बी सिनोनिमस विथ हाई क्वालिटी। ये तो मैंने कहा ही कि हमारे दिमाग में जो मेंटल ब्लॉक है हमें एजुकेशन और अवेयरनेस के थ्रू दूर करना पड़ेगा। और मैं इग्नोरेंट उसकी बात नहीं कर रही तबके की, मैं बात कर रही हूँ पढ़े लिखे लोगों के बारे में, मैं बात कर रही हूँ वेल अवेयर लोगों के बारे में, मैं बात कर रही हूँ उन लोगों के बारे में जिसमें जिनको सब चीज़ों की नॉलेज है, जो कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा वर्ग जिसको कहते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि उनको भी ये मिसकंसेप्शन दूर करने की ज़रूरत है कि अगर कोई चीज़ ब्रांडेड है, महंगी है, तो ही उच्च गुणवत्ता की है या तभी उसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट मिसकंसेप्शन।
अब इसका एक और जो विजन है वो ये है कि कॉमनली यूज जेनरिक मेडिसिन को बेसिकली थेरेप्यूटिक ग्रुप्स में कवर किया जाए। ऑल द थेरेप्यूटिक ग्रुप्स जो हैं वो सभी जितने भी इस तरह की मेडिसिन हैं थेरेप्यूटिक ग्रुप्स हैं उसके लिए जेनरिक ऑल्टरनेटिव आए, उसके लिए जेनरिक मेडिसिन भी मिले, ठीक है। और प्रोवाइड ऑल द रिलेटेड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स टू अंडर द स्कीम। और इसके अंतर्गत ये भी किया गया है कि इसके अलावा भी और भी जो भी ज़रूरी हेल्थ केयर जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाएं। जेनरिक मेडिसिन के अलावा भी जो चीज़ें हैं उनको भी इसमें, नॉन मेडिको चीज़ें जो भी हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व की जाएं, वो भी इसमें लाई जाएं, ठीक है। तो ये हो गया हमें क्लियर। और अब मेरे ख्याल से इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा, इसमें बहुत पर्सनलाइज्ड थोड़ा सा सब्जेक्टिव मैटर था ये, तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव टच था मेरा इसमें पढ़ाने में, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो आपके ज़्यादा करीब होती हैं और आपको पढ़ाना भी और समझना भी शायद उनको वैसे ही पड़ता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये हेल्थ केयर का जो पूरा का पूरा अफोर्डेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। इसमें जो न्यूज़ हमने कवर की वो भी समझ में आ गई होंगी। अब अगर कोई कंसेप्ट में कहीं कोई दिक्कत लग रही है, अगर मतलब कोई जो मैंने नाम लिए जो कंसेप्ट के जो 2 न्यूज़ हमने पढ़ी, उन 2 न्यूज़ में आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे वापस magnetbrains.com पे, और आपको जितनी भी हमारे कोर्सेज का ऑप्शन है वैसे तो सारे आपको मिल जाते हैं। आपको हमारा कंटेंट कैसे आपको फाइंड आउट करना है या कंटेंट हमें कैसे आपको दोबारा से रिव्यू करना है, मैं आपको वो बता रही हूँ। आपको जाना है हमारी साइट पे magnetbrains.com पे। आप जब जाते हैं तो आपको नीचे मिलेगा टॉप कोर्सेज के एक्सप्लोर करने का ऑप्शन मिलेगा। इसमें जितना आपका कंटेंट होगा, जितने भी तरह के हमारे वीडियोज़ हैं, क्लास KG से लेके 12 तक, NTSC, ओलंपियाड, आपको सब कुछ मिलेगा। जो आप देखना चाहते हैं आपको वो ओपन करना है। जैसे ओलंपियाड करना है अभी, तो ओलंपियाड आपने ओपन किया तो जो भी ओलंपियाड में हम सब्जेक्ट्स ऑफर करते हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड GK, वो आपको यहाँ पे पेज पे मिल जाएंगे। वॉच नाउ का ऑप्शन लिखा हुआ है सबके नीचे, वॉच नाउ आपने प्रेस किया तो इस तरह का पेज ओपन होगा, ठीक है। इस तरह के पेज में क्या होगा, आपको यहाँ पे जब आप नीचे देखेंगे तो आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में जमे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे वीडियोस आए हैं वैसे वैसे सीक्वेंस में जमे हुए हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इसको देखना है, आपको जो भी वीडियो आपको पढ़ना है, आपको समझना है, आपको वहाँ जाना है, उसको खोलना है और आपको इस तरह का ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको, जैसे मैंने अभी कहा कि हम जो पढ़ रहे थे, हमने 2 पार्ट्स पढ़े, न्यूज़ 1 एंड न्यूज़ 2। आपको न्यूज़ 2 देखनी है, आपको न्यूज़ 1 क्लियर है तो आप न्यूज़ 2 पे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे यहाँ तक, आपने न्यूज़ 2 देखी। उसके बाद अगर आप पूरा देखना चाहते हैं आप पूरा देखिए, नेक्स्ट वीडियो पे जाना चाहते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब एक और चीज़ है, बात क्या हो रही थी कि अभी तक आ रहे थे जो भी वीडियोस वो इंग्लिश मीडियम वीडियोस थे। तो होता क्या था कि जो हिंदी मीडियम के हमारे विद्यार्थी थे वो बेचारे बहुत परेशान होते थे बच्चे। तो उन्होंने क्या कहा कि आप अभी तक क्या करते हैं कि जो भी पढ़ाते हैं वो सब अंग्रेजी माध्यम में है, तो इसलिए अब मैग्नेट ब्रेन्स में आ गया है हिंदी चैनल। उसमें क्या है, पूरी पढ़ाई आपको हिंदी माध्यम से कराई जाएगी, लिखा भी हिंदी में जाएगा और पढ़ाया भी हिंदी में जाएगा, ठीक है। तो ये जो दिक्कत हो रही है ना वो भी दूर हो जाएगी। वैसे जो भी टीचर्स हैं, जो भी एजुकेशनिस्ट आपको पढ़ाते हैं यहाँ पे, वो दोनों ही भाषाओं में पढ़ाते हैं, बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं आज भी, है ना। लेकिन अभी ये दिक्कत होती है जो हमारा नॉर्मल चैनल है कि उसमें इंग्लिश में लिखा होता है, यहाँ पे आपको वो समस्या भी दूर हो जाएगी, लिखा जो जाएगा वो भी हिंदी में होगा, ठीक है। तो वो दिक्कत भी दूर हो गई आपकी। हमारा जो शेड्यूल है, वीडियो कैसे आते हैं वो तो आपको मालूम ही है कि ओलंपियाड में के वीडियो जो हैं वो हफ्ते के शुरुआती 3 दिन आते हैं, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, है ना, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। तो उसमें कैसे होते हैं, उसमें सुबह 10 बजे आता है हमारा IEO का, उसके बाद 1 बजे आता है IMO का, 4 बजे आता है NSO का और शाम के 7 बजे आता है IGKO का। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप प्रीमियर सेट कर सकते हैं या आप इसमें नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं, तो जब भी वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा। YouTube का तो आपको मालूम ही है कि आपको हमारा कंटेंट कैसे असेस करना है, चैनल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना। इसके साथ आपको और भी क्या मिलेगा, उसके साथ आपको हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हमारा फेसबुक हैंडल है या हमारा फेसबुक पेज है या हमारा इंस्टा हैंडल है, उस पर भी आपको रेगुलर अपडेट सब मिल देंगे। और टेलीग्राम पेज जो है वो भी बन चुका है, टेलीग्राम का चैनल बन चुका है। जो भी डाउट होंगे आपके, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, जो भी हैं, वो सब कुछ वो क्लियर होगा सीधे। आपको जो लिंक है उसका वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत है, समस्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको एड्रेस करने की कोशिश करूंगी और हम उन पे आगे डिस्कस करेंगे। बाकी आपको यूट्यूब में बाकी क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, काम का लगता है, तो आपको बस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, दैट इज़ इट। और इसमें हमें क्या करना है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी जो कंटेंट है वो मिल सके, एट हैंड मिल सके, और जिसको बोलते हैं ना आपके क्वालिटी एजुकेशन सब तक पहुँच सके। यही हमारा मिशन है और यही हम आपसे बस इतने से सही हो कि हम आपसे उम्मीद करते हैं।
राइट। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपके समझ में आया होगा। आपके जो व्यूज़ हैं इस बारे में आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हो सकता है हम मुझे कुछ नई चीज़ मुझे भी सीखने को मिल जाए आपसे, राइट। सो बाय देन, टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्दी, स्टडी वेल एंड बी वेरी वेरी सेफ। थैंक यू सो मच।